हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। इस समय हम सेट नंबर थर्ड 822 AX सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम आज स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें ये कहता है वो अनुपात ज्ञात कीजिए, वो अनुपात हमको ज्ञात करना है जिसमें बिंदु P और इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3/4, 5/12 बिंदुओं A, इसके निर्देशांक 1/2 है और 3/2 है, और B दिया है आपको 2, -5 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। ये क्वेश्चन हमसे कहा, क्वेश्चन को रिपीट कर दे ताकि क्वेश्चन को आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो। क्वेश्चन को ये प्रॉपर हमें समझना होता है क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका आंसर रहता है, बस उसको हमें प्रॉपर समझना रहता है कि क्या यहाँ पर हम तरीका लगा सकते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलो देखो, हमको यहाँ पर रेशियो पता करना है, हमको एक अनुपात, वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु P आपको दिया है 3/4, -5/12 है ना। बिंदु A जिसके निर्देशांक 1/2 है, 3/2 है, और एक और दूसरा बिंदु है यानी कि B जिसके निर्देशांक 2, -5 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को जो विभाजित करता है वो अनुपात आपको क्या करना है, बिंदु यानी कि बिंदु P जो है इसको मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपसे पूछो। चलो एक बार हम समझाते हैं। ये पॉइंट है आपके पास A, इसके निर्देशांक हैं 1/2, 3/2 क्लियर। ये है आपके पास बिंदु B, इसके निर्देशांक हैं 2, -5। ये देखो बिंदु P कहीं यहाँ बीच में, इसके इधर कहीं बीच में है, ठीक है ना, बिल्कुल मिडिल में नहीं है, यहाँ पर कहीं बीच में आपसे बोला हुआ है बिंदु P है। तो ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ये पूछा है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में ये इसको विभाजित करता है बिंदु P। क्या करा मैंने मान लिया, वो अनुपात आपसे पूछा तो वो अनुपात हमने माना है लैम्डा अनुपात 1, यानी कि लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, बिंदु P इसको विभाजित करता है। चलो देखो, बिंदु P के निर्देशांक देखो यहाँ पर आपको दिए हैं 3/4, ये P है, और इसके निर्देशांक है 3/4, 5/12। चलो क्लियर है। तो मान लेते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर, ये बात हमने क्या कर ली, मान ली कि ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, इसके अनुपात में ये इसको क्या करता है, विभाजित करता है। अब आपको मालूम है कि अगर एक बिंदु A है, ये दूसरा बिंदु है, इसको ये मिलाने वाली कोई क्या है, रेखा है, और अगर कोई बिंदु यहाँ पर है ना, यानी कि कोई बिंदु P है ना, ये इसको किस अनुपात में बांटता है। तो अगर हम ये मान लें कि ये M है और ये क्या है,
n है, ठीक है ना। ये m है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, n है। तो आपको मालूम है कि विभाजन सूत्र आपको मालूम है कि अगर इसके निर्देशांक हम x कॉमा क्या बोल दें, y बोल दें, और इसके निर्देशांक x1 कॉमा y1 और इसके निर्देशांक x2 कॉमा y2, ये बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अगर आपको ये आता है तब आप चीज़ें यहाँ पर आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखो x जो विभाजन सूत्र होता है, x बराबर यहाँ से आप क्या देखोगे कि m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n ये लगाओगे। और अगर आप y वाला लगाते हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये सूत्र आपको क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है। और आप देखो बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ पर सेटअप मैंने कुछ कर रखा है, ठीक है, क्लियर। तो जब कभी भी आपको इससे पूछा अनुपात है, कोई बिंदु आपको दे रखा है बीच में, ये इसको किस अनुपात में है ना, ये और ये इसका अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए इसको लैम्डा अनुपात 1 है ना, जो आपको मानना है लैम्डा अनुपात 1 माना, आप कुछ भी और कुछ मान लो, मानना ही है तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सूत्र विभाजन सूत्र भी आपको आना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके माइंड में सेट रहे, और मैं आगे इसका कैलकुलेशन अब करने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ध्यान रहे। इसको हम क्या कह देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये वाला क्या है, y2 है। ध्यान से देखिए है ना, ये वाला x2 है, y2 है, ये x1 है, y1 है, और इसको हम x कोमा क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। बात क्लियर है। और यहाँ पर ये ध्यान रहे कि इसको हम क्या बोलेंगे, m को यहाँ पर लैम्डा है और n यहाँ पर क्या है, 1 है। ध्यान बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल जो मैंने अभी वहां पर दिखाया था बिल्कुल सेट वैसे ही आपको यहां पर करते हुए चले जाना है ना। यम यहां पर क्या होगा, लैम्डा होगा, यानी यहां पर क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रहे है ना। चलो देखो विभाजन सूत्र हम अप्लाई करते हैं यहां पर। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। चलो देखो ध्यान रहे, x देखो 3/4 है, बिल्कुल क्लियर है, 3/4 आराम से तसल्ली से आप देखिए इसको, ठीक है ना, जल्दबाजी करनी नहीं है। m यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, m यहाँ पर है लैम्डा, ठीक है, गुणे x2 देखो, x2 यहाँ पर है 2, ठीक, चलो प्लस n यहाँ पर देखो, n यहाँ पर है 1, ये देखो 1 कर दिया, ठीक है। x1 देखो, x1 यहाँ पर है आपके पास, x1 देखो 1/2 है, ध्यान से देखो है ना। चलो नीचे चले आते हैं यहाँ पर है ना, m प्लस n, तो ये लैम्डा प्लस क्या हो जाएगा, m जो कि क्या है लैम्डा है, और n जो कि क्या है 1 है। उम्मीद है कि आपको ये बात अभी तक क्लियर हो गई होगी। चलो अब देखो ध्यान से देखो, 3/4 बराबर 2 लैम्डा प्लस का 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बटे लैम्डा प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। चलो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हम करवा देते हैं। ध्यान से लैम्डा प्लस 1 गुणे 3 है ना, लैम्डा प्लस 1 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये वाला हम इसके साथ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं ना, आप कैंची गुणा जिसको बोलते हैं, ऐसे हम करवा देते हैं है ना। तो ये हो जाएगा, तो 2 लैम्डा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुणे कितना है यहाँ से 4 हो गया। क्लियर आपको, ठीक है। इसका गुणा मैंने देखो ये ऐसे कैंची गुणा है ना, इसका गुणा मैंने इसके साथ करवा दिया, 3 इंटू लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास 4, 2 लैम्डा प्लस 1/2, और 4 के साथ गुणा हो ही गया है ना। चलो इसका गुणा इसके साथ करवाते हैं, 3 गुणे लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर, इसका इसके साथ गुणा कराते, पहले इसका जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 लैम्डा, ठीक है, प्लस और 1/2 को हम 4 से क्या कराते हैं यहाँ पर गुणा करवा दिए, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, सिंपल है। तो 3 लैम्डा प्लस 3 बराबर 8 लैम्डा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक। बात आपको क्लियर हो रही होगी। चलो आगे चलते हैं हम, ध्यान से आप देखते रहिए है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम कि
यहाँ पर आपको पक्षांतर करना है। कई बार बच्चे क्लासेस तो उनकी लगातार बढ़ रही है ना, क्लासेस तो उनकी लगातार बढ़ रही होती है, लेकिन ये छोटे मोटे जो बेसिक होते हैं पक्षांतर करना, इसी में उलझ जाते हैं ना, कि ये वाला इधर कैसे चला या सर, ये वाला कैसे माइनस हो गया, ये वाला सर कैसे प्लस हो गया, तो इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। बहुत ही बेसिक है, आराम से बस आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। आपको क्या कोशिश करनी, मैं यहाँ पर मैं ये कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पर लैम्डा है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव किसी तरीके से रहे। कुछ मैं ऐसा करूंगा आगे पीछे कर करके कि पॉजिटिव रहे। बहरहाल कैसे भी करोगे तो आपको जो होगा आएगा वही, ठीक है ना। आप इसको कैसे भी इधर उधर करोगे तो बात वही रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, देखो मैंने कैसे कर दिया। देखो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ा है, ध्यान से देखो 8 लैम्डा, ये वाला यहाँ पर 3 लैम्डा है, मतलब छोटा। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको हम इधर ना ला करके इसको हम उधर भेज देंगे, है ना, ताकि प्लस में हमको मिल जाएगा फट से। फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या करा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम प्लस में इसको लेकर के आए किसी तरीके से। जब नहीं आएगा तो जैसा है वैसा हो ही गया, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 लैम्डा है, मतलब ये ज़्यादा है, 3 लैम्डा ये कम है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इसको हम इधर ना ला करके इसको हम उधर ले करके जाएं। तो देखो अब इसको उधर देखो, अब और देखो यहाँ पर 3 है, यानी कि ये ज़्यादा है, ये वाला कम है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 3 को उधर ना ले जा करके 2 को हम इधर ले करके चले आए, है ना। ये हमारी कोशिश। देखो 3 को हम यहीं पे लिखे, 2 को हम इधर ले आए, मतलब माइनस हो गया। साइन चेंज हो जाएंगे, पक्षांतर करने पर साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, ठीक। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 1 बराबर 8 - 3 मतलब कितना हो जाएगा 5 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 1/5। लैम्डा कितना आ गया 1/5। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं, है ना। बहुत बेसिक है, विभाजन सूत्र आपको याद है तो आपने क्वेश्चन बना लिया, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं, ठीक है ना। कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं, कोई ऐसा कुछ है नहीं जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला, है ना। चलो अब इतनी बात आपको समझ में आई है तो मैं आगे इसके, अब यहाँ पर आप देख लो, अब सिंपल है। हमने क्या बोला है, हमने बोला है लैम्डा अनुपात 1, है ना, के अनुपात में बिंदु P इसको विभाजित करता है। इसका मतलब आप खुद ही देखो, लैम्डा के प्लेस पे 1/5 है और अनुपात क्या है आपके पास यहाँ पर कितना है 1 है। तो अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पर देखो अभी बात ना, लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में, तो लैम्डा के प्लेस पे 1/5 लिखा और 1 आपके पास है, ये तो 1 हमने ऐसे लिखा। अब देखो 1 को तो ऐसे लिखा, ठीक है ना, और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा 5, ये देखो, यानी कि ये आपके पास 1:5 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या यहीं पर आप छोड़ देते हो तब भी बात आपकी बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो 1:5 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे आराम से, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं, आराम से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, है ना। हर बात आपको बिल्कुल देखो, कितनी कोशिश मैं ये करता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको बिल्कुल बेसिक बताया जाए, है ना। बेसिक जब मैंने कई सेशंस में आपसे डिस्कशन में भी आपसे बात करी हुई कि अगर जब बेसिक अगर चीज़ें क्लियर होती हैं तो आपको चीज़ें आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनते हो, ठीक है। जब बेसिक का आपका क्लियर रहता है तो आप खुद ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे। जब आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं रहता है तो फिर आप थोड़ा सा आप सोचो कि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाऊं, तो उसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं ना। तो ये है ऐसा। चलो अगला है एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास और ऊंचाई
है ना, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही है ना। आपको इसकी जो ये आपसे बोला है, इस बात को आपको समझना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र, जो फॉर्मूले हमको याद होनी चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले इनको आपको आना चाहिए, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूले याद रहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी बनाने में, तभी आप बना ही पाओगे। आसानी क्या हो जाएगी, है ना। चलो देखो, आपको कहा है बेलन है और किसकी बात करेगी, शंकु की बात करी गई है, ठीक है ना। तो एक शंकुआकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो देखो ध्यान से देखो, शंकुआकार बर्तन का आंतरिक व्यास, जिसको हम 2r बोलेंगे, है ना। चलो हम 2r1 इसको बोल देते हैं, ठीक है। बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 बराबर क्या बोलोगे, 10/2 मीटर। R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर है। शंकुआकार बर्तन का जो की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। और देखो ऊंचाई को हम h1 बोल देते हैं ना। ऊंचाई को h1 जो है वो 24 सेंटीमीटर है ना। ऊंचाई को हमने क्या बोल दिया, 24 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर आपसे कहा है कि पानी से भरा है ना। चलो ध्यान से देखो, आपसे बात करी है ये देखो क्या है, एक शंकुआकार बर्तन है और इसका आंतरिक व्यास कहा है वो कितना है, 10 है, यानी कि ये पूरा 10 है। ध्यान से देखो ना, ये यहां से यहां तक कितना है, आंतरिक व्यास इसका कितना है, 10 है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सिंपल है, त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक 5 और यहां से ये भी त्रिज्या ही है ना, ये भी 5 हो जाएगी, है ना। पूरा मिला करके 10 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई ये वाली या फिर है ना, इस ऊंचाई को कहा है 24 सेंटीमीटर, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो आगे, इसको कहता है पानी से ये भरा है पूरा। चलो देखो, ये पूरा पानी से भरा है ना। ये आपसे कहा है पानी से पूरा भरा है, ठीक। पानी को एक बेलनाकार पात्र, देखो बेलनाकार पात्र, बेलन तो आपको पता ही है, ये देखो ये आपके पास क्या है, बेलन है। पात्र में जिसका आंतरिक व्यास 20 है, इसका भी व्यास देखो, आंतरिक व्यास ये यहां से यहां तक है ना, बिल्कुल बेसिक आपको, ठीक है। 20 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है ना। ये भी 10, ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। कहता है
बी से डाला जाता है, ऊंचाई आपको क्या करनी है, डाला जाता है मतलब पानी को इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब कहता है बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई आपको दिखानी है ना कि पानी की ऊंचाई क्या है इसमें, यानी कि इसमें पानी को चाहिए। तो मान लेते हैं पानी कहाँ, यहीं का तक कहीं आता है इसमें, ठीक है ना। आपको ये दिखाना है कि ये ऊंचाई, पानी की ऊंचाई क्या है, ठीक है। ये हाइट है और इसकी हाइट को हम h2 बोल देते हैं। इस ऊंचाई तक पानी मान लेते हैं। इसमें का पानी इसमें जब डाला तो इतनी ऊंचाई तक पानी यहाँ पर जाता है, इतनी ऊंचाई तक पानी रहता है। तो वही हाइट आपको, यानी कि यही पानी इसके अंदर हमने डाला तो इसके अंदर ऊंचाई बताना कि पानी कितनी ऊंचाई तक है, ये ऊंचाई आपको बतानी है। तो अब एक बात तो आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि इस शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन है, पूरे में पानी भरा है इसमें, तो शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन है इसमें बेलन में डाले गए पानी के आयतन के बराबर है। बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी के आयतन के बराबर है, यानी कि शंकु का इसमें पूरा पानी भरा था। ध्यान से, बड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। इसमें पूरा पानी भरा था, है ना। तो यानी कि इसमें जो शंक्वाकार बर्तन का आयतन है ये बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी के आयतन के क्या है, बराबर है। यानी कि इसका जो आयतन इसमें पानी है वो इसके आयतन के पूरा क्या है, बराबर है। ये बात तो क्लियर है। और यहाँ पर बेलन में अगर देखोगे है ना, बेलनाकार पात्र का आंतरिक व्यास 2r2 है ना, 2r2 इसको बोल दे, है ना। तो ये कितना है, 20 है, r2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलो बात बिल्कुल क्लियर है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। और ये इसमें आपको क्या करना है, ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये बात आप सारी नोट करिए। ये बेसिक मैंने इसका क्लियर कर दिया है। और अब हम इसके आगे यहाँ पर इसकी ऊंचाई हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं और आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैं इरेज करता हूँ इसको। चलो देखो, तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेलनाकार बर्तन में डाले गए, है ना, बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी का आयतन। चलो, शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यही तो होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन होता है, शंकु का आयतन। अब देखो 1h1, ठीक है, बराबर बेलन का आयतन कितना होता है, बिल्कुल क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच, r2 h2 बोल देंगे, सिंपल है ना। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना। चलो देखो 1/3, देखो पाई से तो पाई बिल्कुल कट जाएगा, 1/3 गुणे R1 यहाँ से आप जरा ध्यान से देखिए, R1 इसमें कितना था, 5 था, ठीक, चलो 5 स्क्वायर, H1 कितना था, 24 था, चलो ठीक बात। R2 वहाँ से है आपके पास 10, H2 तो हमको पता ही करना है। चलो
ये हो गया 3 × 3 3 8 × 24 25 है ना, 25 × 8 बराबर ये हो गया 25 चौक 100 तो 25 अट्ठे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, H2 बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें जो ऊंचाई बता रहा है वो 2 सेंटीमीटर है। यानी कि पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी यहाँ पर चढ़ने वाला है, किसमें, बेलन में। तो इतना काम इसमें आपको करना रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बने रहिए, है ना। मस्ती से आप अपनी पढ़ाई यहाँ पर करते रहिए, हर एक बात आपको बिल्कुल यहाँ पर बताई जाएगी, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से कंप्लीट होता हुआ, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो देखो, इसको बाई कंट्राडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि विरोधाभास विधि से। यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आपसे कहता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं, है ना, कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत बिल्कुल, ठीक है। तो बाई कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि से माना √2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। चलो ठीक बात। अब हमको ये पता है कि अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a/b। तो देखो √2 बराबर, इसको हम a/b के फॉर्म में, जहाँ ये भी आपको पता होगा, जहाँ a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा क्यों बराबर 0 नहीं है ना। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। अब सहअभाज्य बोलोगे क्या है, कई बार रिपीट करता बोला। सहअभाज्य का मतलब है इसमें कॉमन केवल एक होगा, एक, वन जिसको बोलते हैं ना। इसके जब आप गुणनखंड करोगे, फैक्टर जब इसके निकालोगे, ए और बी के जब फैक्टर आप निकालोगे तो 1 केवल कॉमन दिखेगा दोनों में, और कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। चलो अगर ये हमने मान लिया है परिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, √2 b हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, a हो गया। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। स्टेप आप समझते चलिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2b है ना, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग, ये तो 2 हो जाएगा। 2b² बराबर क्या हो गया, a²। ठीक, तो देखो b² बराबर a²/2। ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने योग्य बात मैंने क्या बताई है आपसे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब हम a² को 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर a² को जब हम 2 से भाग देते हैं तो कुछ आपके पास रिजल्ट आता है, वो b² आता है।
बात क्लियर है, आपको यहाँ से दिख भी रहा है, सिंपल है। जैसे हमने कहा हमारे पास है 25 और इसको हम 5 से भाग दे रहे हैं, बराबर हमारे पास आ रहा है 5। वही बात यहाँ पर आपको बोली गई है, ए स्क्वायर को जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो बी स्क्वायर आ रहा है, कुछ आ रहा है। अब अगर ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ए भी 2 से भाज्य होगा। नहीं बात समझ में आई? फिर से सुनो, फिर से ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी, क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी में चीज़ें हैं। यह बात अगर आप यहाँ पर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए, ये तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी इस तरीके का आ सकता है या फिर और तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जोर देना पड़ रहा है। ए स्क्वायर 2 से यहाँ पर क्या है, कट रहा है, मतलब भाज्य है। रिजल्ट आपको दिख रहा है बी स्क्वायर। अब मैंने आपसे ये कहा यदि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ए भी 2 से भाज्य होगा। फिर से रिपीट करता हूं, ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ए भी 2 से भाज्य होगा। ठीक, देखो मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा 5 स्क्वायर 5 से भाज्य है। 5 स्क्वायर किससे भाज्य? 5 स्क्वायर का मतलब आप बोलो 25 है ना। 5 स्क्वायर का मतलब कितना? 25, और ये कटेगा तो 5 आ जाएगा ना, 5 आ गया। अब देखो जब 5 स्क्वायर 5 से भाज्य है तो ये देखो, इसको नीचे ये देखो, उठाओ इसको, तो ये भी इससे कटेगा। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? 1 आएगा। फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि 5 स्क्वायर 5 से भाज्य है तो 5 भी 5 से भाज्य हो जाएगा। यहीं से मैंने समझा दिया कि ए स्क्वायर यदि 2 से भाज्य है तो ए भी 2 से भाज्य होगा। देखो यहाँ ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए ए भी 2 से भाज्य होगा। ठीक, अब देखो जब ए भी 2 से भाज्य होगा तो ए बराबर हम 2 से लिखेंगे। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया? सिंपल है, ए बराबर 2 से क्यों लिखा हमने? देखो ए बराबर 2 से तो ए बाई 2 बराबर से, मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा ना, ए भी 2 से भाज्य होगा। तो देखो 2 से भाज्य ना, तो जब भाग करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना। वो सी आ रहा है, हमने मान लिया कि सी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ सी कोई हम पूर्णांक, यही बात समझेंगे ना, ए भी 2 से भाज्य तो कोई रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैंने सी यहाँ पर लिख दिया ताकि पता चल जाए ना। तो जहाँ मैं लिख देता हूँ, जहाँ सी कोई पूर्णांक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो उम्मीद है कि आपको आगे की बात भी समझ में आने वाली है ना। चलो ध्यान से देखते रहिए आप, सुनते चलिए आप बस। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ए बराबर 2c समीकरण रखने पर, चलो इसमें पुट करते हैं। ध्यान से देखो, बी स्क्वायर बराबर ए के प्लेस पे 2c, है ना। ए के प्लेस पे 2c रखा है, ध्यान से देखो, 2c बटे कितना है 2 बराबर 2 दूनी 4 c स्क्वायर बटे 2। ये बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, बी स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना है c स्क्वायर। यहाँ से देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, बी स्क्वायर 2 से भाज्य है, बी स्क्वायर 2 से भाज्य है। यहाँ देखो, यहाँ बी स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए
बी भी 2 से भाज्य होगा। ठीक, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पर गजब की बात, क्या गजब की बात, ए भी 2 से भाज्य है, बी भी 2 से भाज्य है। देखो ए भी 2 से भाज्य है, बी भी 2 से भाज्य है। मैंने तो साफ साफ बोला था शुरू में कि एक के अलावा किसी नंबर से कट नहीं सकता ए और बी, लेकिन क्या दिखा रहा है, ए से भी कट रहा है, दो जो है ए को भी काट रहा है और 2 जो है बी को भी काट रहा है। इसका मतलब एक के अलावा कुछ आ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ सहअभाज्य रहा नहीं फिर ए और बी जो है सहअभाज्य नहीं रहा। और जब सहअभाज्य नहीं रहा तो फिर परमेय संख्या कहाँ रही, कहाँ रही परमेय संख्या? तो स्वाभाविक है ये हमारी गलत संकल्पना के कारण हो गया है। ठीक है ना, ऐसा मैं चाह ही रहा था ऐसा, ठीक है ना, ऐसा मेरा गलत संकल्पना के कारण ऐसा कुछ आ रहा है, वही मैं चाहता था। और परमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अपरमेय संख्या आपकी जो √2 जो है वो एक अपरमेय संख्या, ये बात आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ ए व बी दोनों 2 से भाज्य हैं। यहाँ ए व बी दोनों 2 से भाज्य हैं, लेकिन हमने ए व बी को सहअभाज्य पूर्णांक माना था, है ना। यहाँ ए व बी दोनों 2 से भाज्य हैं, लेकिन हमने ए व बी को सहअभाज्य पूर्णांक माना था। ठीक है, विरोधाभास ये क्या है, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। ठीक है ना, बोल देंगे अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए और बी सहअभाज्य हैं और 2 से वो कट जाएं, 2 से कट जाएं, है ना। एक के अलावा मैंने कहा कोई कॉमन होता नहीं है, तो ये विरोधाभास हमको प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर रखी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, √2 एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, आराम से आप इसको भी कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से भाज्य हैं। चलिए आज के सेशन को बस हम यहीं पे एंड करते हैं, लाइट चली गई है ना, इसलिए सेशन को हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। मिलेंगे हम जल्दी, थैंक यू।